हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डेप्सांग प्लेन्स पर से तैनाती को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच आयोजित की गई है मिलिट्री लेवल्स की बातचीत। इंडियन आर्मी का एक ग्रुप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज पर कर रहा है मेजर स्टडी। इंडियन कंपनीज के लिए लॉकहीड मार्टिन ने पेश किए नए अवसर। यूरोपियन थिंक टैंक का मानना है कि भारत अकेला ही काफी है चीन के लिए। पहले से कंगाल पाकिस्तान के लिए अब सऊदी अरब से एक बड़ा झटका। सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे जिन्होंने एयर इंडिया विमान हादसे में अपनी जान गंवाई है। एयर इंडिया का विमान जो कि दुबई से केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट की तरफ आ रहा था, लेकिन एयरपोर्ट में लैंडिंग के समय स्किड होने की वजह से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इस विमान में करीब 190 लोग सवार थे और अभी तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में करीब 19 लोगों की जान जाने की खबर है, जिनमें इस विमान के पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे और को पायलट अखिलेश कुमार भी शामिल हैं। और इस विमान के पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे एक्स इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर भी रह चुके हैं और इंडियन एयरफोर्स में ये एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट थे और इन्होंने एयरफोर्स से विंग कमांडर रैंक के साथ रिटायरमेंट ली थी। और ये बड़े दुख की बात है कि इनके जो माता पिता हैं, इन्होंने अपने एक और बेटे को खो दिया है और इनके पहले बेटे लेफ्टिनेंट विकास थे जो कि इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस दे रहे थे और करीब साल भर पहले ही पंजाब में एक दुर्घटना के दौरान इन्होंने अपने उस बेटे को भी खो दिया था। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कैप्टन डीएस साठे के माता पिता के साथ साथ उन सभी परिवारों को इस दुख की घड़ी का सामना करने की हिम्मत मिले जिन्होंने इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोया है। गलवान के उत्तर में डेप्सांग के मैदानी इलाकों से सैनिकों को हटाने के लिए आज भारत और चीन के बीच मेजर जनरल लेवल्स की बातचीत आयोजित की गई है और पिछले 3 महीने से चल रहे डी-एस्केलेशन को लेकर दोनों देशों के बीच ये पहली मीटिंग है जो पूर्वी लद्दाख के डीबीओ सेक्टर में आयोजित हुई है, जिसमें भारत की तरफ से 3 माउंटेन डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अभिजीत बापट इस बातचीत की अगुवाई कर रहे हैं, तो वहीं चीन की तरफ से पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सीनियर कर्नल हान रुआई इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं। और ये बातचीत आज सुबह शनिवार को शुरू हुई है और ऐसा बताया गया है कि डेप्सांग के विपरीत दिशा में लगभग 15,000 चाइनीज ट्रूप्स वहां पर इकट्ठा हैं और आज की इस बातचीत में 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 900 वर्ग किलोमीटर के मैदानों से सैनिकों को वापस बुलाने और वहां से हटाने की प्रोसेस पर काम करने के लिए बात की जाएगी। हालांकि इससे पहले दोनों देशों के बीच कोर कमांडर्स लेवल की बातचीत हुई थी, लेकिन उसका कोई खास परिणाम देखने को नहीं मिला था और अब इसके बाद आज शनिवार को मेजर जनरल लेवल्स की बातचीत की गई है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी की डेप्सांग के मैदानों में अच्छी पहुंच है और जबकि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने ईस्ट साइड पर है और चीनी सैनिक दौलत बेग ओल्डी के रणनीतिक एयरफील्ड से 25 किलोमीटर दूर बाटलनेक नाम के क्षेत्र पर अपना फोकस कर रहे हैं। और बता दें कि जब से भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है, तब से चीनी सेना ने काराकोरम पास से सटे इस इलाके में एक बड़ी तादाद में अपनी तैनाती मजबूत की है और फिर जिसके चलते भारत ने भी मिरर डिप्लॉयमेंट करते हुए यहाँ पहली बार T-90 भीष्म टैंकों की तैनाती की थी और करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर यह स्थान दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले कोल्ड डेजर्ट यानी कि ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। और जबकि इसी बीच इंडिया टुडे ने भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव को लेकर एक सर्वे किया था और इस सर्वे में ये मालूम पड़ा है कि करीब 59% लोगों का ये मानना है कि बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने के लिए भारत को चीन के साथ युद्ध में जाना चाहिए और जबकि 34% लोग इस आइडिया के खिलाफ हैं। बाकी इस सर्वे में आप किस तरफ हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, युद्ध के पक्ष में या युद्ध के खिलाफ। सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर की अगुवाई में इंडियन आर्मी की एक टीम कुछ अत्याधुनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज पर मेजर स्टडी कर रही है, जिसमें स्वार्म ड्रोन्स, रोबोटिक्स, लेजर्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिसिस और एल्गोरिथम वॉरफेयर जैसी टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। और ये जानकारी टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई है, जिसमें उन्होंने कुछ सोर्सेज का हवाला देते हुए ये कहा है कि ये मेजर स्टडी खास तौर पर पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे तनाव को ध्यान में रखकर भी की जा रही है, जिसका उद्देश्य है भारत की आर्मी के कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाना और साथ ही साथ भविष्य में आने वाले नॉन काइनेटिक और नॉन कॉम्बैट वॉरफेयर के लिए आर्मी को तैयार करना, क्योंकि चाइना निश्चित रूप से फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज को विकसित करने पर काम कर रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आने वाले लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम और ऐसे ही अन्य अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज भी शामिल हैं। और जो इंडियन आर्मी की इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स वाली योजना थी, वो भी इसी तरह की स्टडी के आधार पर शुरू की गई थी, जिसने अब अपने इनिशियल शेप लेना शुरू कर दिया है। और अब इस नई स्टडी की अगुवाई 7 आर्मी कमांडर्स में से एक कर रहे हैं, जो कि समय रहते इनके इंडक्शंस का रोड मैप भी तैयार करेंगे। और इस स्टडी में वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, हाइपरसोनिक इनेबल्ड लॉन्ग रेंज प्रिसिजन फायरिंग सिस्टम, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग,
बायोमेटेरियल इन्फ्यूज इनविजिबिलिटी क्लॉक्स, एक्सोस्केलेटन सिस्टम, लिक्विड आर्मर, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, लॉइटर एंड स्मार्ट म्यूनिशंस जैसी टेक्नोलॉजीज भी शामिल रहेंगी। और आप सभी को ध्यान होगा कि कल के डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ ने लद्दाख का दौरा किया है, जहां उन्होंने शिनूक हेलीकॉप्टर के साथ साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को भी उड़ाया था। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स में यह मालूम पड़ा है कि HAL के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की 2 यूनिट लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स के साथ कॉम्बैट पेट्रोलिंग में इस्तेमाल की जा रही हैं और ये पिछले सप्ताह ही बेंगलुरु से लद्दाख लाए गए हैं। और लद्दाख की फॉरवर्ड पोजीशंस पर इन हेलीकॉप्टर्स की तैनाती इंडियन एयरफोर्स की रिक्वेस्ट पर ही की गई है। अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इंडियन कंपनीज के साथ अपनी नई पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानकारी साझा की है और ये जानकारी उन्होंने 5 दिन की वर्चुअल एनुअल सप्लायर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान दी थी। कंपनी का कहना है कि इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ ही नई अपॉर्चुनिटीज में स्पेस, एरोनॉटिक्स, रोटरी एंड मिशन सिस्टम एंड मिसाइल एंड फायर कंट्रोल एरियाज शामिल हैं। और इसी के तहत लॉकहीड मार्टिन ने इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ अपने ऑफसेट रिलेटेड एंगेजमेंट को और बढ़ाने की योजना भी बताई है, जिसमें उन्होंने इंडियन नेवी के MS-60R हेलीकॉप्टर प्रोग्राम में ऑफसेट रिक्वायरमेंट के बारे में बात कही है और इसके हिस्से के रूप में लॉकहीड मार्टिन इनडायरेक्ट तरीके से इसका कुछ और काम भारत में शुरू करेगी। और इनकी रोटरी एंड मिशन सिस्टम टीम अगले 7 से 8 सालों तक इंडियन कंपनीज के साथ काम करेंगी और इन्हें ग्लोबल सप्लाई चेन में शामिल होने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगी। और जो 27 जुलाई से 31 जुलाई तक एनुअल सप्लायर कॉन्फ्रेंस हुई है, इसकी थीम थी मेकिंग इंडिया पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और इंडियन नेवी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिसके तहत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड पोर्ट ब्लेयर में इंडियन नेवी के लिए एक अत्याधुनिक डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर को बनाएगी। और GSL द्वारा बनाए गए सारे सिमुलेटर सर्विस में पूरी तरीके से एक्टिव हैं, जो कि ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में संभावित नेवल सिनेरियोज का एक रियलिस्टिक सिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी है कि टेक्निकल ग्लिच के कारण श्रीलंकन एयरफोर्स के AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने शुक्रवार को इंडियन नेवी के INS हंसा नेवल बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग की है और इस एयरक्राफ्ट के फॉल्ट को सही करने में इंडियन नेवी के इंजीनियर्स ने भी मदद की थी। और इंडियन नेवी की तरफ से दी गई इस तत्काल मदद के लिए श्रीलंकन एम्बेसी ने अपना आभार व्यक्त किया है। यूरोपियन बेस्ड थिंक टैंक का ये मानना है कि गलवान घाटी में 15 जून को जो भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली थी, उसके बाद से भारत ने भविष्य में किसी भी सीमा विवाद के दौरान चीन के खिलाफ अकेले खड़े होने की अपनी क्षमता को दर्शाया है। और भले ही अमेरिका की तरफ से चीन के खिलाफ एक क्वाड अलायंस को बनाने का ऑफर दिया गया है, लेकिन भारत द्वारा चीन के खिलाफ अकेले ही खड़े हो जाने से खुद चीन भी हैरान है। और ये बयान जिस यूरोपियन थिंक टैंक की तरफ से दिया गया है वो है यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशिया स्टडीज। और उनका कहना था कि डिसएंगेजमेंट के शुरुआती प्रोसेस में चाइनीज ट्रूप्स फिंगर 4 से फिंगर 5 की तरफ पीछे हटे थे, लेकिन रिज लाइन पर उन्होंने अपनी तैनाती को जारी रखा था। और जबकि भारत ने चीन को पुराने वाली पोजीशंस पर यानी कि फिंगर 8 से भी पीछे जाने के लिए कहा था। और जबकि चाइनीज नेगोशिएटर्स भारत से बार बार ये डिमांड कर रहे थे कि इंडियन ट्रूप्स को भी फॉरवर्ड एरिया से पीछे जाना चाहिए, लेकिन भारत ने साफ कर दिया था कि जब तक की डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस पूरी नहीं होती है, यानी कि चाइनीज ट्रूप्स वापस अपनी पुरानी पोजीशंस पर नहीं जाते हैं, तब तक डी-एस्केलेशन भी नहीं होगा, यानी कि इंडियन ट्रूप्स फॉरवर्ड एरिया से पीछे नहीं हटेंगे। और 2017 में दोकलम स्टैंड ऑफ की तरह ही चीन की आक्रामकता के खिलाफ भारतीय राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की ओर से दिखाए गए दृढ़ता और संकल्प ने चीन को हैरान कर दिया है। और उनका ये भी कहना था कि भारत की तैयारी को देखकर तो यही पता चलता है कि भारत सीमा पर किसी गंभीर टकराव का मुकाबला करने के लिए काफी मजबूत है। हालांकि भारत ये उम्मीद करता है कि मौजूदा तनाव का हल बातचीत के जरिए निकाला जाए, लेकिन भारत ने अपने इलाकों की रक्षा के लिए संभावित टकराव को लेकर भी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पाकिस्तान की तरफ से जो उनका नया पॉलिटिकल मैप जारी किया गया है, जिसमें उसने भारत के क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में बताया है और पाकिस्तान के इस कदम को भारत ने एक राजनीतिक मूर्खता का नाम दिया है। लेकिन इस मैप को लेकर अभी भी कुछ ऐसा है जो पाकिस्तान भारत से छिपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के सर्वे साइट नेशनल सर्विंग एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन में भारत के IP एड्रेसेस को ब्लॉक रखा गया है। यानी कि अगर आपको पाकिस्तान के इस नए मैप की ऑथेंटिसिटी पता करनी है तो आप इंडियन IP एड्रेस के साथ तो पता नहीं कर सकते हैं। और जबकि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच तनाव की रिपोर्ट भी सामने आई है, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को लेकर इस्लामिक देशों के संगठन यानी कि OIC को विभाजित करने की धमकी दी थी। और इस धमकी के बाद से अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ साइन हुए उनके डिफर्ड ऑयल पेमेंट एग्रीमेंट को रिन्यू करने से मना कर दिया है और ये एग्रीमेंट एक्सपायर हो चुका है और मई 2020 से इसे रिन्यू नहीं किया गया है। बता दें कि अक्टूबर 2018 में
सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 3 साल के लिए $6.2 बिलियन का एक फाइनेंशियल पैकेज देने का ऐलान किया था, जिसमें $3 अरब की नगद सहायता शामिल थी और जबकि बाकी के पैसों के एवज में पाकिस्तान को तेल और गैस की सप्लाई की जानी थी। और एक गंभीर आर्थिक संकट से घिरे पाकिस्तान ने सऊदी अरब से लोन लिया था, लेकिन पाकिस्तान के हालिया बर्ताव के कारण सऊदी अरब ने अपने वित्तीय समर्थन यानी कि अपने फाइनेंशियल सपोर्ट को वापस ले लिया है और जो ऑयल वाला एग्रीमेंट था वो भी एक्सपायर हो चुका है। और जबकि पाकिस्तान सऊदी अरब को $1 बिलियन का लोन लौटा चुका है, लेकिन अभी भी $2 बिलियन का लोन बचा हुआ है और इस लोन को चुकाने के लिए पाकिस्तान अब चीन के साथ बातचीत कर रहा है कि चीन उसे ये लोन दे दे ताकि वो सऊदी अरब को ये लोन चुका सके। और ये भी बता दें कि पाकिस्तान ने OIC को विभाजित करने की धमकी इसलिए दी थी क्योंकि जब पिछले साल भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया था तो फिर पाकिस्तान ने भारत के इस कदम के खिलाफ विरोध किया था और इस विरोध में उसने 57 मेंबर्स के इस OIC के समर्थन की मांग की थी। लेकिन कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को सऊदी अरब का सहयोग नहीं मिला और OIC पर सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों का ही दबदबा है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।